नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संसद के आखिरी दिन सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ, यानी कि जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में उम्मीद की जा रही थी कि सदन नहीं चलेगा, सदन नहीं चला और लोकसभा में तो कुछ मिनट के अंदर ही सदन को स्थगित कर दिया गया। हालाँकि स्थगित करने के समय जब राष्ट्रगान गाया गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एक प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे लोग मौजूद थे, कैबिनेट पूरी मौजूद थी। संसद को जब सैनिटाइज़ किया जा रहा था, लोकसभा को उस समय और उसके बाद जो संसद के प्रांगण में जो नारे लगे, विपक्ष ने 2 बेसिकली जो नारे लगा रहे हैं, एक तो चंदा चोरी का, जिसमें कि हर दिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने खास तौर से एक बॉक्स रखा जिसमें कि सांकेतिक ये दिखाने के लिए कि किस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी किया गया है। और दूसरा जो नारा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके 56 इंच को लेकर और किस तरह से संसद से वो अनुपस्थित रहे हैं। सवाल ये है कि इस संसद सत्र में पक्ष ने क्या खोया, क्या पाया और सरकार ने क्या खोया, क्या पाया? इस संसद सत्र की एक उपलब्धि तो ये कही जा सकती है कि इस छात्र आंदोलन के बहाने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। स्टूडेंट मूवमेंट में जिस तरह से छात्रों ने गुस्सा दिखाया, उससे सरकार कुछ कोर्स करेक्शन के लिए मजबूर हुई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि संसद का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया। तो आज के कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल ये है कि आखिर विपक्ष और राहुल गांधी क्या अंतिम दिनों में क्या चर्चा करके सरकार को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं घेर सकते थे? सरकार को इस संसद सत्र के बाद क्या राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के राज्यों के चुनाव में क्या नैरेटिव के जंग में कामयाबी मिलेगी? संसद के इस सत्र के बहाने क्या राहुल गांधी अपनी लड़ाई सड़कों पर बेहतर तरीके से ले जाएँगे? इन सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरथ जुड़ रही हैं और सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरती जी, आपको लगता है कि संसद का जो सत्र था वो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ खत्म हुआ या राहुल गांधी और इसको बेहतर तरीके से नैरेटिव ले जा सकते थे? अगर वो डिबेट कर लेते, सरकार को भी और विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलता और संसद तो बेसिकली डिबेट करने के लिए है, तो और उन्हें थोड़ी-सी एनर्जी मिलती या उनको लगता था नहीं कि झारखंड का जो इश्यू हो गया वो कहीं न कहीं अगर डिबेट होता तो उनका जो नैरेटिव है वो डिरेल हो जाता? देखिए, इस विषय पे मेरे ख्याल में डिबेट होने नासंभव है, क्योंकि अगर अमित शाह आते सदन में, उठते अपना स्टेटमेंट देने, तो शुरू से ही नारे शुरू हो जाते। एक तरफ से विपक्ष का नारा कि अमित शाह जाओ, जाओ, जाओ और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी का, भाजपा का नारा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। तो ये डिबेट तो मतलब ये इसकी इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि डिबेट होने वाला था। तो मेरे ख्याल में अगर अगर कोशिश भी करते तो सदन की जो शोभा है ऐसी गिरी हुई है और नीचे चली जाती अगर वो मुमकिन है, क्योंकि ये इस तरह के नारेबाजी जो हमने सदन के बाहर देखा इस सेशन में, जिस तरह की नारेबाजी चली, जिस तरह से मतलब लग रहा था एक समय में कि एक दूसरे को मार देंगे विपक्ष और भाजपा, पर फॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। पर इतने टेम्पर्स हाई थे, इतने इमोशंस हाई थे कि लग रहा था। तो ऐसे सीन्स तो मतलब मैंने पार्लियामेंट 35 साल कवर किया है, मैंने कभी ऐसे सीन्स देखे नहीं है अपनी जिंदगी में। मतलब पहले भी ये नहीं थे कि कंटेंशियस इश्यूज नहीं आते थे सदन में, पर लोग डिबेट करने का तरीका जानते थे और डिबेट करने की मतलब उनमें क्षमता थी। पर अब तो लगता है कि कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता है, बस एक दूसरे को नारेबाजी से चुप करवाना चाहते हैं। तो अच्छा हुआ, एक्चुअली मेरे ओपिनियन में अच्छा हुआ कि डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि सच में जो हमने बाहर देखा था सदन के बाहर, वो सदन के अंदर रिपीट हो जाता और वो अच्छा नहीं होता पार्लियामेंट की गरिमा के लिए। तो पर अगर हम देखें तो सरकार के लिए ये जो मानसून सेशन है ये बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि बाहर तो प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे देश में छात्रों की, और अंदर ये विपक्ष ने जो सरकार की एजेंडा थी इस सेशन के लिए पूरा डिरेल कर दिया। ठीक है, वो उन्होंने 28 बिल रखे थे
पैसेज के लिए, उसमें से 11 बिल पास हुए हैं। तो मतलब 17 बिल पास नहीं हुए, और जो बाकी जो एजेंडा जिसकी चर्चा हो रही थी सेशन के पहले, वो एफसीआरए को तो सरकार को जॉइंट कमेटी में भेजना पड़ा, और जो डिलिमिटेशन का बिल है वो तो आया ही नहीं, सरकार ने पेश ही नहीं किया सेशन में। अब सरकार कह रही है कि स्पेशल सेशन बुलाएंगे, अब पता नहीं क्या होगा, स्पेशल सेशन कब बुलाएंगे। पर अगर हम देखते हैं तो सरकार के लिए ये सेशन बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि उनका एजेंडा बिल्कुल जो प्रोमिनेंट एजेंडा था वो बिल्कुल वो कंप्लीट कर नहीं पाए, और जो उनकी जो छवि है सरकार की, चाहे मोदी की हो या अमित शाह की हो, स्टूडेंट्स की वजह से उनकी छवि पे भी धब्बा लगा है बहुत बुरा। अब इनको ये किसी तरह संभालना पड़ेगा, अब सेशन खत्म हो गया है, कैसे संभालेंगे, अपना नैरेटिव कैसे वापस लाएंगे। अभी तो उनका नैरेटिव तो विपक्ष के हाथ में चला गया और स्टूडेंट्स के हाथ में चला गया। सीजेपी जिस तरह से, अब सीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 15 तारीख को सारे स्कूल्स को बोलेंगे कि तिरंगा लेके, बच्चों को बोलेंगे, स्कूल के बच्चों को बोलेंगे कि तिरंगा लेके मार्च करो एजुकेशन के लिए। तो ये तो सरकार के लिए चैलेंज है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सुनील शुक्ला जी, एक समय हमने ये भी देखा था कि एक दो सेशन पहले की ही बात है कि जब कल्याण बनर्जी ने एक तरह से मजाक उड़ाया था लोकसभा स्पीकर का, और उसके बाद मकर द्वार पे कुछ घटनाएं हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई थी। और उस सत्र में हमने देखा था कि किस तरह से स्पीकर या रूलिंग पार्टी के निशिकांत दुबे, इन लोगों ने राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी, इन सबको लेकर काफी शोर शराबा किया था। लेकिन इस सत्र में चीजें उससे काफी आगे बढ़ गई। लेकिन क्या सरकार का इकबाल घट रहा है कि संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रोज वहां पर ले जाते थे बॉक्सेस जिसमें कि चंदा चोरी का ड्रामा एक्ट किया जाता था। एक दिन तो आपने देखा कि किस तरह से पासी साहब और पप्पू यादव ने किस तरह से पूरा नाटक ही एक्ट किया वहां पे। लेकिन सरकार ने उसको रोका नहीं, बल्कि स्पीकर ने भी कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। तो कई बार क्या होता है कि अगर सरकार का इकबाल गिर रहा होता है तो इस तरह की घटनाओं पर आप अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो जनता आपका मखौल उड़ाएगी। या फिर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की जरूरत थी, या संसद सही मंच है कि बाहर आप इस तरह के नाटक या एक्ट कर सकते हैं, और सरकार ने लिबरल एटीट्यूड का परिचय देते हुए चंदा चोरी के पूरे नाटक को होने दिया इतने दिनों तक पार्लियामेंट में? धन्यवाद निर्वेश जी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों को मौका कब दिया है? इतनी सदाशयता इस सरकार ने कब विपक्षी दलों को दिखाई? कब विपक्षी दलों से संवाद कायम करने की कोशिश की सरकार ने? 2014 से लेकर के आज तक आप याद कर लीजिए। ये तो 56 इंची की सरकार रही है, एक अकेला सब पे भारी वाली सरकार रही है। ये 150 से अधिक सांसदों को संसद से बाहर निकाल करके विधेयक पास करने वाली सरकार रही है। कब ये स्थिति रही कि एक बहुत अच्छे वातावरण में संसद की कार्रवाई चले? लेकिन अब तो संसद के प्रांगण में 56 इंच का बाल नरेंद्र और बाकी जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं। और आज किसी भी सत्ताधारी पार्टी के सांसद ने अब तक तो हमने इतिहास देखा है कि निशिकांत दुबे उसको इम्पीचमेंट के लिए या प्रिविलेज मोशन ले आते हैं। नहीं तो अब आज क्यों नहीं ला रहे हो? गृह मंत्री जी, सम्मानित गृह मंत्री जी की क्या भाषा रही है लोकसभा के भीतर और लोकसभा के बाहर? कोई किसी से छिपा है क्या? किस तरीके से वो बोलते रहे हैं? क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने विपक्ष के नेताओं को? बालक बुद्धि इसी लोकसभा में कहा गया था ना किसी के लिए, और किसी के द्वारा। छुपा तो नहीं है ना। ट्यूबलाइट देर से जलती है, यह शब्द नहीं कहे गए थे। कहीं बाहर की पब्लिक मीटिंग में थोड़ा कहा गया था। क्यों भाग रहे हैं संसद छोड़ करके? ये तो गृह मंत्री का ही शब्द है। आज उनको भागने और भगोड़े शब्द से उनको शिकायत हो रही है कि ये शब्द नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। तो नहीं का शब्द बहिर्गमन को उन्होंने सम्मानित गृह मंत्री जी ने तो कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा।
आज आप कह लीजिए, आपको आपकी स्मृतियों में है क्या? और हमसे और आपसे आरती मैडम और सीनियर हैं, इन्होंने कभी देखा है कि संसद को इस कदर लोगों ने विद्यार्थियों ने घेरने का प्रयास किया हो आजादी के इतिहास में? एक से एक आंदोलन देखा गया है, लेकिन कभी स्थिति आई इतने अल्प अवधि में कोई सरकार इतनी अनपॉपुलर हो जाए? कभी देखा आपने? दरअसल इस सरकार गवर्नेंस की तो बात ही नहीं करती है कभी। कभी भी लोकतंत्र में जो संवाद की स्थिति होती है, वो संवाद तो एक काम ही नहीं करना चाहते। विपक्ष को किस हिकारत के निगाह से देखती रही है, हमारी आपके सामने है। दरअसल जो जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में जो सरकार की कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को लेकर के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। और एक कदम आगे बढ़ के मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र देश के कोने कोने से जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए और सरकार के पास जानकारी नहीं है। यानी कितने डिस्कनेक्ट में सरकार जी रही है, जमीन पे क्या हलचल है इसको पता ही नहीं, वो अपने नैरेटिव में लगी हुई है। अगर ऐसा तो है नहीं कि सरकार संसद में दोनों संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहो और सरकार ने अपनी बात न कही हो। आपको याद नहीं है क्या मणिपुर वाली घटना को लेकर आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो क्या नजारा था लोकसभा का? लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया ना। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक सबके बारे में तो उन्होंने कथा कहानी सुना दी थी। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे वो। आज आप क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? और अगर आप मान लीजिए कि आप लोकसभा में आपको नहीं बोलने दिया जा रहा, हालांकि ये भी कहना गलत है, हल्ला हंगामा में भी बाहर बैठ कर हम और आप देख भी नहीं पाते, जो आज का संसद की कार्रवाई का तरीका हो गया, जो लाइव दिखाने का तरीका है। कौन लोग हल्ला कर रहे हैं, आप टीवी पे नहीं देख सकते, लाइव नहीं देख सकते हैं। बाकायदे माइक बंद करने की शिकायत विपक्ष नेता करते रहे, उसमें भी गृह मंत्री जी आके बोल सकते थे। दो सवाल हैं उनके, तो विपक्ष के का तो दोनों सवाल सबके सामने है, लगातार उन सवालों को रख रहे हैं वो कि जंतर मंतर पर बल प्रयोग का निर्णय किसने लिया, नंबर एक, और या बल प्रयोग का निर्णय सरकार ने लिया, दूसरा सवाल। इसका कोई जवाब दे दीजिए। आप लोकसभा में नहीं दे पा रहे हैं, राज्यसभा में नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पार्टी कार्यालय में बैठ के दे दीजिए। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा कि वह आज ही के दिन उन्होंने कहा था कि 3 बजे वो जवाब देंगे, तो उसी तरह से वो मीडिया के लोगों को बुला करके बोल देते हैं कि भाई राहुल गांधी का विपक्ष के नेताओं का यह सवाल है, यह मेरा जवाब है। क्यों नहीं कर दिया आपने? लोकप्रियता के शिखर पर बैठ करके आप विपक्ष का सामना नहीं कर सकते, देश की जनता का सामना नहीं कर सकते। और आज ये सरकार और लोकप्रिय है। आज सर लोग और लोकप्रिय क्यों है कि जो लोगों के सवाल हैं उन पे बात नहीं करना चाहते। इस देश का युवा बात कर रहा है कि परीक्षा में सुधार होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा सरकार के स्तर पर निकालने का क्या प्रयोजन हो सकता है? पूरी सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों का पूरा तंत्र लगा हुआ है तिरंगा यात्रा निकालने में। अरे तिरंगा यात्रा में प्रभात फेरियों में हम भी निकले हैं, हम अपने विद्यार्थी जीवन में सड़कों पर निकल करके भारत माता की जय का नारा लगाते रहे, लेकिन सरकार तो कभी नहीं करती थी। सरकार के अपने अपने कार्यक्रम होते थे, कि 2-2 कार्यक्रम होते थे, हर जिले में लोग भागीदार होते थे, अपना कार्यक्रम कर लिया। आज आप वहां पे आके टिक गए हैं क्योंकि आपके पास वही है ही है, राष्ट्रवाद का नारा, हिंदुत्व का नारा, ध्रुवीकरण का नैरेटिव, यही सब आपके पास है। इस प्रश्न का जवाब न देकर के मेरा अपना मानना यह है कि सरकार ने अपना नुकसान किया। सरकार को इस पूरे मसले पर पूरी साफगोई के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर आप विपक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, गोया कि आप बैकफुट पे हैं, गोया कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह एक्सक्यूज नहीं बनता कि संसद में हंगामा हो रहा है, हम कैसे जवाब दें। क्यों कि सदन के हमें हंगामा के दौरान भी पिछले 12 वर्षों से सरकार लगातार बोलती रही है, लगातार ये अपने एजेंडे को पास कराती रही है। इसी हंगामे में अभी बिल भी पास हुए हैं, ढेर सारे बिल भी पास हुए हैं, 11 बिल पास हुए हैं, 11 बिल पास हुए हैं। बिल का पास हो जाना संभव है और गृह मंत्री जी का बोलना संभव नहीं है। मत, अच्छा ठीक है, मत बोलने दे रहे आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रख दीजिए,
ये तो कार्रवाई का हिस्सा है। इतने सालों से हम आप लोकसभा में, विधान राज्यसभा में जाते रहे हैं, कोई नहीं बोल पाता, हो रख देता है कि भाई सदन के पट, आप जो विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए थी, वो सब लोग अपना अपना सदन के पटल पर रख देते हैं, मान लिया जाता है कि कार्रवाई का हिस्सा हो गया हो। आप ये भी कह देते कि एक स्टेटमेंट लाते और सदन के पटल पर रख देते, सब पढ़ लेते, उसको सार्वजनिक हो जाता है। अब और अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, गोया कि आपके पास जवाब नहीं है, विपक्ष को आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब आप रांची क्यों नहीं जा रहे हैं और टिम्बुक्टू क्यों नहीं जा रहे हैं। आपके ठीक है, नाक के नीचे जो हो रहा है उसके बारे में आप पहले जवाब दीजिए ना। रांची के ठीक है। नैरेटिव पर आप अपने आप को छिपा ले जाएंगे, संभव थोड़े है। आरती जी, क्या जो अखिलेश यादव जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो यूपी चुनाव के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि ये जो जेन जी जनरेशन के जो माता पिता हैं, वो एक्चुअल यूपी की जो जिसको वर्डिक्ट कहते हैं उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कि हिंदुत्व की चाशनी में लिपटे पड़े हैं। इसलिए अखिलेश यादव उस वोट बैंक को डेंट करना चाहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि युवाओं का जो प्रोटेस्ट है, ये यूथ का जो एंगर है, वो इस समय सबसे क्रूशियल मुद्दा है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव अगर किसी भी बहाने अगर चर्चा में शरीक होकर या सरकार जो ऑफर दे रही थी, उस ऑफर को अपोजिशन ले लेता और उसमें चंदा चोरी के इशू को अखिलेश यादव या अपोजिशन उठाता, तो कम से कम इस समय जो सबसे पहला बैटल है, उसमें आप कुछ मार्जिनल गेन करने की स्थिति में होते। क्योंकि दो दो पर्सपेक्टिव है, दो अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी है। जिस कंस्टिट्यूएंसी को राहुल गांधी एड्रेस करना चाह रहे हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी को अखिलेश यादव एड्रेस करना चाह रहे हैं, दोनों में कोई उतनी ज़्यादा लिंकेजेस नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन यहाँ पे थोड़ा-सा उसकी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बात है कि सरकार ऑफर कर रही है। सरकार एक तो सो कॉल्ड ऑफर जो है इतने दिनों बाद आया। कब से विपक्ष कह रही है कि हम हमेशा सदन में आओ, आके बोलो कि क्या हुआ था 20 तारीख को, किसने ऑर्डर दिए थे। और अमित शाह तो बिल्कुल चुप थे। किरण रिजिजू बोल रहे थे कि नहीं नहीं, वो सदन में रोज आते हैं, पर हाउस में उनका चेहरा नहीं दिखता, तो फिर क्या फायदा सदन में आने का। जब हाउस सेशन में है तो उनको हाउस में आना चाहिए, पर नहीं आया उन्होंने। अच्छा, आखिर में जब अमित शाह ने कहा कि अब अमित शाह ने खुद नहीं कहा, उन्होंने किरण रिजिजू से कहलवाया कि मैं अब स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ, तो वो आए क्यों नहीं सदन में स्टेटमेंट देने। मैंने आपके पिछले शो में भी ये बोला था कि देखिए, सरकार को बिजनेस में लिस्ट करना चाहिए था, स्टेटमेंट बाय होम मिनिस्टर, और सदन मतलब सदन शुरू हो जाता, अमित शाह जी आ जाते, अपना स्टेटमेंट दे देते, या अगर नहीं दे पाते, जैसे उन्होंने कहा कि वो टेबल पे ले करते, तो उन्होंने किया क्यों नहीं? कौन रोक रहा था उनको? और ये ऑफर की बात नहीं है। देखिए, ऑफर अगर आप करेंगे तो फिर मतलब सही तरीके से स्पीकर के चेंबर में बातचीत होनी चाहिए, कुछ मामला हल होना चाहिए, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म निकालना चाहिए। यही तो होता था पहले। मतलब इतने सालों से नहीं, पार्लियामेंट तो में ये पहले वाली नहीं तो है कि व्यवस्था बदल गई ना। विवाद नहीं हुआ है, कई बार ऑपोजिशन और रूलिंग हम पार्टी। जर्नलिस्टों पे ये कहा जाता है कि आप लोग अभी भी बिल्कुल बदल पुराने गई एरा है। में जी रहे ये हैं। लोग तो बात ही नहीं कर रहे। क्या मतलब, अगर आप देखिए, सरकार, ये सदन को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती। तो अगर सदन नहीं चलता है, तो ये बिल्कुल सरकार की नाकामयाबी है कि वो सदन नहीं चला सके। तो ये सरकार को मानना चाहिए कि इन्होंने सदन ये पूरा वॉश आउट हो गया, तो इसकी जिम्मेवारी किस पे होना चाहिए? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। ऑपोजिशन तो हल्ला गुल्ला करेगी। बल्कि अरुण जेटली ने एक जमाने में, जब वो ऑपोजिशन में थे, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ने कहा कि डिसेंट इज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक। तो ये तो मतलब हमेशा होता रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अमित शाह को स्टेटमेंट देना था, तो एक तो पहले उन्होंने इतना देर किया,
अब जब उन्होंने वो राजी हो गए स्टेटमेंट देने को, तो फिर आए क्यों नहीं, अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं अब दिया? विपक्ष प्रेजेंट हो या ना हो, वो तो फिर विपक्ष का फेलियर है कि वो अमित शाह आए हैं सदन में और आप शामिल नहीं है, तो आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते अमित शाह से। मतलब ये आपको कोई लगता है कि आर्ग्यूमेंट ये नहीं है जो विपक्ष के। ठीक और है, ये जो अब वो आपको डिमांड का, और ये जो वो डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी जाए झारखंड में, अरे झारखंड की सरकार राहुल गांधी थोड़ी ना चला रहे हैं, दिल्ली की सरकार तो अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं, गृह मंत्री तो अमित शाह है, दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय में आता है, तो इनकी डायरेक्ट जिम्मेवारी इनकी है। राहुल गांधी की डायरेक्ट जिम्मेवारी नहीं है झारखंड में, डायरेक्ट जिम्मेवारी तो हेमंत सोरेन की, ठीक है, वो एलाइड पार्टनर है, पर इससे ज्यादा तो नहीं है ना, वो मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी नहीं है ना, वो फैसले थोड़ी ना लेते हैं झारखंड। तो ये भी विपक्ष ने ना, विपक्ष ने सॉरी सरकार ने ये पूरी बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, वो भाग रहे थे, ये तो साफ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। सरकार मतलब पता नहीं किस दुनिया में रह रही है, अगर वो सोचते हैं कि लोग इसको नहीं समझ रहे, सब पब्लिक समझ रही है। आपको लगता है कि अब चूंकि सेशन खत्म हो गया है, अब जो एक तरह से लड़ाई सड़कों पर होनी है, अपने अपने राज्यों में होनी है, और सरकार के पास आने वाले दिनों में आप जो तिरंगा यात्रा वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूले से जो बीजेपी है वो अपोजिशन के इस नैरेटिव को तोड़ेगी, जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, उससे ही इस एंगर को तोड़ेगी, या आपको लगता है कि कुछ और तरीका इवॉल्व होगा, या फिर अपोजिशन जो है वो और बेहतर तरीके से इस नैरेटिव को इलाकों में, राज्यों में, यूपी में, उत्तराखंड में ले जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन युवा के सामने एजुकेशन है, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा टूट गया, खराब हो गया। आखिर जेन जी नहीं, सिर्फ जेन अल्फा भी बाहर निकल गई है सड़कों पे, वो बच्चे निकल रहे। हमीरपुर में कल परसों निकले थे कि हमारे स्कूल तक पक्का रास्ता नहीं है, पक्का रास्ता बनाओ। मतलब इतनी बुरी हालत है एजुकेशन का। तो जब लोगों के मन में ये है सबसे बड़ी समस्या, जब उनके माइंड में, जब उनकी मतलब पूरा जो उनका इमोशन है वो एजुकेशन और जॉब्स में है, तो आप उस बीच में अपना नेशनलिज्म या हिंदुत्व का नैरेटिव लाएंगे, तो लोग कहेंगे कि, मेरे ख्याल में लोग कहेंगे कि ये हिंदुत्व और नेशनलिज्म ने हमको दिया क्या? 12 साल से तो हम ये झेल रहे हैं, और 12 साल में हमारी एजुकेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, जॉबलेस ग्रोथ है पर जॉबलेसनेस है। तो ये हिंदुत्व और नेशनलिज्म लोग इससे, बल्कि अगर अगर सरकार, अगर भाजपा ये जो भावना है लोगों के मन में, ये जो दर्द है लोगों के मन में, अगर इसको काउंटर करती है हार्ड नेशनलिज्म से, तो सरकार के लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि इस समय ये, अगर आप जो नारे लगे थे उस टाइम जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान, जो नारे लगे थे, लोग तो मतलब ये सरकार का जो 56 इंच की छाती का जो मजाक उड़ा रहे थे, उसका क्या मतलब है? कि उनको हार्ड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उनको सॉफ्ट सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक गवर्नमेंट चाहिए। ये ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों की बात सुनती है, जो लोगों की भावनाओं, जो लोगों के आशा को समझती है, ऐसी सरकार चाहिए। तो ये बहुत भारी पड़ेगा भाजपा को अगर वो इसको हार्ड नेशनलिज्म से काउंटर करने की कोशिश करे। सुनील जी, जो आरती जी कह रही हैं कि एक तरफ तो है कि सरकार उस तरह के तमाम एफर्ट करेंगी कि भाई जनता के दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाए, इस एंगर को कैसे मॉडिफाई किया जाए, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो जब तक सरकार एड्रेस नहीं करती है, अगर एक प्रशांत किशोर 10,000 नौकरियां बांट सकते हैं या युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवा सकते हैं, तो बीजेपी के पास 1800 तकरीबन एमएलए है। 1800 एमएलए को अगर 10,000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि कितनी नौकरियां बीजेपी की का एक-एक एमएलए दिलवा सकता है। एमपी को अगर उसमें भी और ऐड कर लीजिए, कॉर्पोरेटर को ऐड कर लें, कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड कर लें,
तो एक संख्या बहुत ही बड़ी सामने आती है। तो सवाल ये है कि जब तक आप रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के नैरेटिव आप संसद में कर लीजिए, कुछ भी नारे लगा लीजिए, आप स्टेटमेंट दें, न दें, इससे आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है, जो यूथ है, जो कि बैटरी साइकिल, रिक्शा चला करके अपनी नौकरी के कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा है, 5-5 साल, 6-6 साल उसकी उम्र के गुज़र जाते हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है। तो असली सवाल जब तक एड्रेस नहीं होगा, तब तक ये सब जो डेरिवेटिव है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं है। आखिर जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ या इस देश के लगभग सभी राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, क्या इस बात का स्पष्ट दीवार पे लिखा हुआ नारा नहीं है कि युवकों ने इस सरकार की बैनरी को, नैरेटिव्स को खारिज कर दिया, ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया, राष्ट्रवाद के नारे को खारिज कर दिया, हिंदुत्व के नारे को खारिज कर दिया। ये साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है किसी को। ये कोई आज थोड़े ना शुरू किया है, ये जब से अस्तित्व में आए हैं तब से यही नारा लगा रहे हैं, जब से अस्तित्व में आए हैं। लेकिन तब तक तो चाहे चल इसके रहा था पहले ना, वो जनसंघ अब थोड़ा-सा डाइल्यूट हुआ है। कहाँ बिल्कुल डायलेक्ट नहीं हुआ। आखिर आखिर आज का युवा वर्ग है जिसको जेन जी कहा जा रहा है, जेन अल्फा कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि शिक्षा में सुधार करो। आपने किया क्या? कोई बात आपने पिछले एक महीने में, 2 महीने में सुनी कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होने चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र जब लीक हो जाएगा तब हम ये कार्रवाई करेंगे। विद्यार्थी तो बात ही नहीं कर रहा है आपसे, वो तो कह रहा है कि लीक न होने पावे सुनिश्चित कीजिए आप, और उस विषय पर आप बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। यह विद्यार्थी कह रहा है कि हमको रोजगार के अवसर चाहिए। यह बीजेपी की सरकार है। जो आज झारखंड में जो लोग हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, रघुवर दास की सरकार में पूरे 5 साल झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती नहीं की थी, एक सिंगल भर्ती नहीं हुई थी, कोई विज्ञापन नहीं आया था। 2002-2003 के लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हुई उसकी जांच चल रही है। 2002 जो 2003 में कौन सरकार में था? यही लोग तो थे, कोई और कोई था उसी झारखंड में। तो जो छात्रों से आप विश्वविद्यालयों की स्थिति आपने क्या कर दिया है? आपने विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या किया? आप अपने विचारधारा विशेष के लोगों को विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में स्थापित करने के अलावा कौन सा काम आपने किया है? जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड लोक सेवा आयोग में लोगों को फांसी देने की बात कर रही है, वह एनटीए के लोगों को क्या किया उसने? किसको दंडित किया? किसके खिलाफ कार्रवाई की? स्थानांतरण कोई सजा होती है क्या? आज तक आप बता पाए कि कौन कौन लोग 2024 में शामिल थे और 2026 में शामिल हो पा रहे हैं? कौन कौन लोग थे? किसको किसको आपने सजा दे दिया? कोई बात कर रहे हैं आप? सवाल है ना कि आज भी यह सरकार, इसको ये लगता है कि आप केवल ये तिरंगा यात्रा निकाल दीजिए, हिंदुत्व की बात करते रहिए, कांवड़ यात्रियों पे फूल वर्षा कर दीजिए, आपका एकदम सब कुछ ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव आपका चल जाएगा। नहीं चलने वाला। आप दीवार पे लिखे नारों को पढ़ नहीं रहे हैं, और इन विद्यार्थियों ने बड़े मोटे कलम से लिख दिया है कि आपकी अब जो नैरेटिव है हमको स्वीकार नहीं है। हम सरकारें गवर्नेंस के लिए चुनते हैं, और गवर्नेंस में कांवड़ियों पे फूल वर्षा नहीं शामिल है। आपने लोगों को चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखा लिया, ढेर सारे एक्सप्रेस वे बनवा लिया आपने। क्या स्थिति बनी उसकी? आपका भ्रष्टाचार खोल के सामने आ गया। कि आप आज तक आप बता पा रहे हैं क्या? या आप एक बता दीजिए कि ये सरकार जितने देश के विभिन्न राज्यों में जो सड़कें उन्होंने अरबों रुपए खर्च करके बनाए, उसका उपयोग का प्रतिशत क्या है? कितने लोगों ने उस सड़कों का उपयोग पिछले 5 वर्षों में किया, 2 वर्षों में किया, 1 साल में किया? कितनी आर्थिक गतिविधियां उन सड़कों से चली? कितने औद्योगिक क्षेत्र उन सड़कों पर विकसित हो गए? कितने व्यापार और वाणिज्य का काम होने लगा? आप किसी एक सड़क पर चल दीजिए, किसी एक सड़क पर आंख बंद के किसी सड़क पे बैठिए आप, और आप गिनती कर लीजिए कि उस सड़क पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं एट ए टाइम जब आप जा रहे होते हैं। सवाल और एक्सप्रेस वे मानव विकास का सूचकांक नहीं है दिवेश जी। आप जो
इस देश के तमाम इलाकों में लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसकी बात ही नहीं करते आप। इस देश के किसानों को अपनी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, उसकी बात ही नहीं करते हैं आप। इस देश के किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक आपने धरना देने के लिए मजबूर किया। कोई ऐसा नैरेटिव सरकार ने चलाने की कोशिश की जिसको लगे कि सरकार है। इस सरकार के नाते आप हर बात के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, हर आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और आप टुकड़े टुकड़े में संवाद कायम करेंगे, वो कहें कि आपने युवाओं से और छात्रों से संवाद कायम कर लिया। विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीत रही है उन विद्यार्थियों से पूछिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने पढ़ाने का कोटा था उसकी क्या जो संख्या छात्रों की थी उसकी स्थिति क्या है। पिछले 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 12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर में कोई विश्वविद्यालय खुला हो जिसमें आप कहें कि विद्यार्थियों को सस्ते दरों पर पढ़ाई हो जाएगी। जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूं, मुझे गर्व है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। जितने कम पैसे में मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, आज आप विश्वविद्यालय में उतने कम पैसे में पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते, इतनी फीस बढ़ गई है। ये शिक्षा के प्रति निजीकरण के दिन प्रतिदिन आप बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की स्थिति क्या है? दुर्भाग्य से वह व्यक्ति अभिशप्त होगा जिसे घर में कोई बीमार पड़ जाए और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। निजी क्षेत्र के स्कूलों की मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आप दावा करते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बहुत बढ़ गई। कहां बढ़ी? पब्लिक सेक्टर में बढ़ी कि प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी? अगर आपने 50 सीटें बढ़ाई हैं तो कितनी सीटें प्राइवेट सेक्टर में गई हैं और कितने सरकारी कॉलेजेस में है? और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई करना मेडिकल कॉलेज के लिए आसान है क्या? हम 3 आदमी यहां बैठे हुए, किसी की ताकत नहीं है पढ़ाने की, जितना पैसा वहां खर्च होता है, किसी की ताकत नहीं है। कोई बात नहीं करने के लिए आप तैयार हैं। सवाल इस बात का है कि जो छात्रों के सामने समस्याएं हैं, और आप खुद कहते हैं, आप देश का आंकड़ा है कि सबसे युवा देश है दुनिया में। गोया की जो समस्याएं हैं सर्वाधिक युवाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनके रोजगार का सवाल हो, चाहे उनके बेहतर स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे उद्योग व्यापार वाणिज्य का सवाल हो, चाहे पानी पीने का सवाल हो, चाहे आने जाने के लिए संपर्क मार्गों का मुद्दा हो, किसी चीज की बात कर लीजिए, युवाओं से जुड़ा हुआ है। क्या कर लिया आपने? कितने विद्यार्थी हैं, कितने युवा हैं जो पढ़ने लिखने के बाद रोजगार के बाजार से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया? ये आंकड़ा है। सवाल इस बात का है कि अगर आप लोगों के समस्याओं के साथ उनके समाधान के प्रति उत्सुक नहीं होंगे तो नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। ये सब लोगों ने देख लिया, लगातार 100 साल से संघ का देखते चले आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सेवा, सब केवल कर्तव्य की बात करते हैं। और रमेश जी, दिल्ली में 3 बने हुए हैं कर्तव्य भवन, उसके रिसेप्शन पर जाके आप देख लीजिएगा, रिसेप्शन के पीछे बड़ी ऊंची दीवार पर नारे लिखे हुए हैं, सब में कर्तव्य 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 कर्तव्य, सब आपके कर्तव्य बताए गए हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी से कोई चर्चा नहीं है वहां। ये सरकार जो नागरिकों की आजादी के लिए, नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध न हो, उसको आप इस तरह के नैरेटिव से आप समाधान उसका कर देंगे। छात्रों के सामने बड़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर चुप्पी साध लेने से आप विद्यार्थियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा और समाधान बताना पड़ेगा। बिल्कुल। आप यह आपका एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है कि विपक्ष हमको बोलने नहीं दे रहा है। विपक्ष को तो आपने कहीं बोलने नहीं दिया, विपक्ष के साथ आपने बात करने की कभी कोशिश नहीं की। आज जो विपक्ष कर रहा है, अगर वो काम न कर रहा होता तो अपनी जिम्मेदारियों से भागता हो। दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई जाए और विपक्ष मौन रहे, उस समय विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा होगा। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और यह संदेश लोगों के बीच में जा रहा है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि सरकार को न केवल शिक्षा सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म पे काम करने की ज़रूरत है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, बल्कि सरकार जिस तरीके से काम करती है, उसनी अपनी कार्यशैली में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल है कि जो दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पेलेट गन चलाए गए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार कब तक फिक्स करेगी? क्योंकि
एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया अपने ट्वीट में कि होम सेक्रेटरी और गृह मंत्री में इस मुद्दे के ऊपर मतभेद था कि दिल्ली के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जाए, पेलेट गन चलाए जाएं और उसके बाद उस पूर्व आईएएस ऑफिसर के ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। सवाल ये है कि सचमुच क्या मतभेद था? क्या राहुल गांधी ये समझ गए हैं, जान गए हैं, उनके पास ये सूचना पहुंच गई है कि होम मिनिस्ट्री में किस स्तर पे ये ऑर्डर दिया गया, शायद इसलिए वो जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब सरकार को कहीं न कहीं देना होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविज़न के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.